और ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 3/2 है, और बी कोई रिएक्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर जैसे मैंने लिख दिया -1। तो आपको कोई पूछ लीजिए ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। ऑर्डर क्या होता है बेटा रिएक्शन का? जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के ऊपर हम ये जो पावर लिखते हैं इनका सम ही ऑर्डर होता है। तो कितना हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 3/2 -1। तो कितना आ गया बेटा? हाफ नहीं आ गया, या 0.5। तो ये रिएक्शन हाफ ऑर्डर होगी। मतलब डायरेक्ट ये पावर जोड़ के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता सकते हो बड़ी इजीली। ये जैसे मैंने लिख दिया रेट इज इक्वल टू के, ए के रिस्पेक्ट में पावर मैंने लिख दी 1/2 और बी के रिस्पेक्ट में जैसे मैंने पावर लिख दी 3/2। अगर आपको कोई पूछे इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि 1.5 प्लस 3/2। तो कितना होगा बेटा? 2 आ गया। तो 2 आ गया तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी? ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हमारी हो जाती है। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं कि आप ऑर्डर निकाल सकते हो किसी रिएक्शन का। देखो ये जैसे फर्स्ट पेज हो गया आपका, सेकंड पेज। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, कोई भी क्वेश्चन जैसे लिखा मैंने, द रेट ऑफ gaseous reaction is half कब? when the volume of container is doubled. What is the order of reaction? What is the order of reaction? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कंटेनर है आपके पास, इस कंटेनर में जो भी रिएक्टेंट हैं, कह रहा है जी हमने क्या करा, इस कंटेनर का वॉल्यूम हाफ कर दिया। मान लिया इसका V वॉल्यूम था, अब इसका वॉल्यूम कितना कर दिया? V/2 कर दिया। वॉल्यूम इसका क्या कर दिया बेटा? हाफ कर दिया। और वॉल्यूम की कंसंट्रेशन के साथ रिलेशनशिप नहीं होती है। अगर वॉल्यूम आप हाफ करोगे तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएंगी। ठीक है, या कंसंट्रेशन आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएंगे, और वॉल्यूम कम करेंगे तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएंगी। अब कह रहा है कि कोई गैसियस रिएक्शन हो रही है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, और ये रिएक्टेंट किस में है? गैसियस स्टेट में है। कह रहा है कि रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज हाफ। किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाता है कब? व्हेन दी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड। वॉल्यूम डबल हो, ये वॉल्यूम क्या हो जाए? डबल हो जाए। अगर वॉल्यूम डबल हो गया बेटा तो ये जो कंसंट्रेशन होगी ना रिएक्टेंट की, वो क्या हो जाएगी? हाफ। वॉल्यूम अगर डबल हो गया तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। अगर वो वॉल्यूम हाफ हो जाता तो कंसंट्रेशन डबल हो जाती। ये चीज़ देखनी है आपको। व्हेन दी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड, अगर ये डबल होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। हम इसको लिख सकते हैं। या मान लिया कि कोई ये ए रिएक्टेंट है, ये बदल गया प्रोडक्ट में, तो मैं क्या लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू के, और ये ए रिएक्टेंट है, इसकी पावर में मैं क्या लिखूंगा? एन। और एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एन रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर फाइंड आउट करना है आपको। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन हो, रेट लॉ में हम ऐसे नहीं लिखते हैं बेटा, रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं ये। रेट आर फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, आर इज रेट ऑफ रिएक्शन, के क्या है? रेट कांस्टेंट है, ए क्या है? रिएक्टेंट है, ब्रैकेट का मतलब इसकी मोलर कंसंट्रेशन, और एन क्या है? इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। तो कहा गया है कि क्वेश्चन में ये तो जैसे है रेट लॉ के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि अगर वॉल्यूम डबल कर दिया जाए, कंटेनर का वॉल्यूम क्या कर दिया जाए? डबल, तो ये जो रिएक्टेंट ए है इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा? हाफ हो जाएगी। तो उस दौरान रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? वो भी हाफ हो जाएगा। इसको बड़े ध्यान से समझना है। कंसंट्रेशन अगर
हाफ हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये भी तो हाफ हो जाएगा, R/2 नहीं हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया कब, जब इस ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाफ होगी, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1। ये दूसरी इक्वेशन होगी। ये दो इक्वेशन इनको कंपेयर करके निकाल लो। ये फर्स्ट केस में है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ये रिएक्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर n है। रेट ऑफ रिएक्शन R/2 क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि बेटा कंसंट्रेशन हाफ होगी, और जब कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि बता रखा है कि वॉल्यूम डबल कर दिया। वॉल्यूम डबल करने से क्या होगा, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, और कंसंट्रेशन हाफ होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इसमें क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जैसे ये दो इक्वेशन होगी, इनको कंपेयर कर लो आप। नेक्स्ट पेज चलते हैं। यानी कि जो दो इक्वेशन बनाई है मैंने, ये ए कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में बदल गया, R इज इक्वल टू के, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, n है। ये फर्स्ट इक्वेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया जब कंसंट्रेशन हमने रिएक्टेंट की क्या कर दी हो, हाफ कर दी हो, A/2 कर दी कंसंट्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम इसमें क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो अब इनको कंपेयर कर लो आप, डिवाइड कर दो, डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको आप सेकंड से डिवाइड कर दो, ये सेकंड इक्वेशन है। तो देखो बेटा, जब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करोगे, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको आप इससे डिवाइड करोगे इस इक्वेशन से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R से R कैंसिल हो गया, 2 आ गया, K से K कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगी, n हो जाएगी। तो n की वैल्यू क्या हो, ताकि ये इक्वल हो जाए 2 के, तो मैं कहूँगा n की वैल्यू हो जाएगी 1। और जब n 1 आ गया तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन में बस ध्यान रखना कि वॉल्यूम डबल कह रहा है कि हो गया, वॉल्यूम अगर डबल हो जाएगा तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी रिएक्टेंट की, और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान से सीखनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए। जैसे क्वेश्चन है कि कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन में ए रिएक्टेंट है और ये किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। देखो एक बार ध्यान से, ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 3 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स, 3 गुना बढ़ गई रिएक्शन की स्पीड। कब, व्हेन दी concentration of A is increased by 9 times. What is the order of reaction? ये क्वेश्चन है, what is order of reaction, ये आपके पास क्वेश्चन है। ये ए कोई रिएक्टेंट है, किस में बदलता है बेटा, प्रोडक्ट में बदलता है। कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स हो गया, रिएक्शन की रेट कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। कब, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स। ये चीज़ ध्यान रखनी। तो आपको क्या निकालना, ऑर्डर निकालना है। तो हम रेट लॉ में लिखते कैसे हैं बेटा, रेट लॉ कल आपको सिखाया था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और ये जैसे ए आपके पास कोई रिएक्टेंट है तो ये ए हो गया, और इसकी पावर में मैं क्या लिखूंगा, एन लिखूंगा, और एन क्या है, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ना, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। कब, जब कंसंट्रेशन ए की कितनी कर दी हो, 9 टाइम्स कर दी हो। ये दूसरी इक्वेशन बना ली मैंने इस स्टेटमेंट से कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। कब, जब कंसंट्रेशन, देखो ए रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 9 टाइम्स होगी। ब्रैकेट का क्या मतलब है, मोलर कंसंट्रेशन। ये 2 इक्वेशन आ गया आपके पास, कंपेयर कर लो। तो डिवाइड कर दो इस सेकंड इक्वेशन को, इसको बाय फर्स्ट इक्वेशन, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो 3R बाई R इज इक्वल टू K, 9 A की पावर N बाय K,
ए की पावर एन। तो आर से आर कैंसिल हो गया बेटा, कितना बच गया यहाँ पे 3 बच गया। और यहाँ से क्या बचा देखो, के से के कैंसिल हो गया, ए की पावर एन से, तो 9 की पावर कितना बच गया एन। तो 9 की पावर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे बता देता हूँ, 3 इज इक्वल टू 9 को मैं लिख नहीं सकता हूँ कि 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n, तो 3 की पावर 2 कितने बेटा 9 हो गया। तो मैंने इसको 9 को लिख दिया यहाँ पे, n 9 की जगह मैंने लिखा 3 और इसके पावर में मैंने लिखा 2n। तो देखो बेटा ये पावर आगे आ जाती है, तो मैं लिखूँगा 3/3 इज इक्वल टू 2n, और ये आ गया 1 और ये 2n, तो n कितना आ गया यहाँ पे 1/2। n कितना है आपके पास 1/2। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, या हाफ ऑर्डर रिएक्शन होगी। दोबारा समझ लो एक बार, कह रहा है कि ये कोई ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में बदलता है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 3 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना होगी रिएक्शन की स्पीड, कब, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 9 टाइम्स होगी। तो आपको ऑर्डर निकालना रिएक्शन का। तो रेट लॉ में ऐसे लिखते हैं हम, आर इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, के रेट कांस्टेंट, ए रिएक्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर एन है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 3 टाइम्स, स्टेटमेंट में बताया गया है, कब, जब कंसंट्रेशन कितनी हो 9 टाइम्स कर दिया। तो ये 2 इक्वेशन बन गया आपके पास। दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट है, तो एन निकाल लिया मैंने, कितना एन आपके पास 1/2, यानी कि हाफ ऑर्डर रिएक्शन आपके पास आ जाती है। तो ये जैसे 3rd पेज हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा ये। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ये। वन मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ से आएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि जो हम रेट कांस्टेंट नहीं पढ़ के आए हैं, के क्या है, रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसको। अब रेट कांस्टेंट की हम यूनिट पढ़ेंगे, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हम डिस्क्राइब करेंगे। देखो रेट लॉ में हम लिखते कैसे हैं बेटा, रेट लॉ अब तक समझ में आ जाना चाहिए आपको, एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है। रेट लॉ में हम लिखते कैसे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, के, और ये कोई भी कंसंट्रेशन है आपके पास रिएक्टेंट, और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर हम लिखते हैं एन। ये रेट लॉ है बेटा आपका, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। कंसंट्रेशन किसकी, मान लिया कि ए कोई रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में बदल गया, तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। अच्छा, अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, हम पढ़ के आए हैं, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती हैं, ये होते हैं बेटा मोल पर लीटर पर सेकेंड, दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो पुट करना है यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट करना, रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये आपके पास के है, और ये है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को कैसे लिखा जाता है बेटा, मोल पर लीटर होती है तो, और इसके रिस्पेक्ट में पावर कितनी है एन। तो मेरे को यूनिट निकालनी है के की, तो मैं इस के को कैसे लिखूंगा, ये मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स बाय मोल पर लीटर, और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है एन है बेटा। तो यहाँ भी मोल पर लीटर है, यहाँ भी मोल पर लीटर, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कि मोल पर लीटर 1 माइनस एन, ये पावर है ऊपर चलेगी तो माइनस आइन, अगर ये बच गया आपके पास टाइम इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये फार्मूला बन गया बेटा आपके पास। ये फार्मूला ही याद रख लेना चाहे तो, यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर आपको निकालनी है तो मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स पावर में 1 माइनस एन, और एन यहाँ पे क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सेकेंड इनवर्स। ये तो है जी जब कोई रिएक्शन आपके पास सॉल्यूशन में हो रही है। अगर गैसेस फेज में कोई रिएक्शन होती है, गैसेस फेज में अगर कोई रिएक्शन होगी तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, गैसेस फेज में आप देखो कैसे कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करोगे, कंसंट्रेशन को लिखेंगे प्रेशर की टर्म में, या तो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में लिखेंगे प्रेशर, या किस में लिखेंगे बार में लिखेंगे। तो उस दौरान रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएंगी, तो इस मोल पर लीटर की जगह मैं क्या लिखूंगा एटमॉस्फेयर या बार लिखूंगा, एंड 1 माइनस एन टाइम इनवर्स,
ये फार्मूला है आपके पास। गैसेस के केस में एटमॉस्फेयर की जगह आप और क्या लिख सकते हो, बार लिख सकते हो। ध्यान से देखो इसको, तो यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये मोस्टली पूछा जाता है। ये आपके पास 5th पेज नंबर मैंने डाल दिया। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी आपके पास, मोल लीटर इनवर्स पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। ये आपके पास फार्मूला हो जाता है बेटा। तो अब हम डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन जो हैं उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल लेंगे। जैसे मैं कहूँ कि अगर इफ़ n इज इक्वल टू 0, तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन आपके पास हो जाती हैं। तो यहाँ n की जगह आप क्या पुट करो बेटा, 0 पुट करो। तो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर, और इसके यहाँ पे 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स। तो क्या वैल्यू आ गई इसकी, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ये यूनिट होगी आपके पास किसकी, 0 ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। और ध्यान रखो एक चीज़ और आपको याद भी नहीं करनी, जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है ना वही 0 ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी तो यही होती है, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। तो बड़ा आसान हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट को याद करना, यही रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। इफ़ n इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर आपके पास हैं तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएंगी, k इज इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह कितने पुट कर दें हम, वैल्यू 1 पुट कर दें। तो मोल पर लीटर 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स। तो क्या यूनिट बन गई बेटा, 1 माइनस 1 0, और किसी की पावर 0 तो 1, तो कितना आ गया, टाइम इनवर्स आ गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या है, टाइम इनवर्स, जैसे सेकंड इनवर्स है। अब आ जाते हैं जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जैसे यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर दें हम, 2 पुट कर दें। तो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स। तो ये क्या आ गया भाई आपके पास, मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर कितनी है, -1 एंड टाइम इनवर्स। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस इसकी पावर मल्टीप्लाई है पावर में, तो इसको लिखोगे लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। ये आपके पास यूनिट आ जाती है किसकी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। अब है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब आप यहाँ से ना इस फार्मूले से किसी भी ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे थर्ड ऑर्डर की निकालोगे तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो मैं लिखूंगा k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 3 टाइम इनवर्स। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर -2 टाइम इनवर्स। तो k की क्या यूनिट बन गई बेटा, लीटर स्क्वायर पर स्क्वायर मोल एंड टाइम इनवर्स। तो ये रेट कांस्टेंट की यूनिट आपके पास आ जाती है किसकी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। अगर रिएक्शन देखो गैसेस फेज में होती है, गैसेस फेज के लिए मैंने बताया है कि रेट कांस्टेंट की अगर यूनिट निकालनी है उसके लिए ये फार्मूला है, एटमॉस्फेयर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। जैसे कि अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है और 0 ऑर्डर रिएक्शन, n कितना पुट करोगे 0, तो k की यूनिट क्या होगी भाई, एटमॉस्फेयर 1 माइनस 1 एंड टाइम इनवर्स। तो क्या होगी 0 ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी पुट करोगे 0, तो 1 माइनस 0, ये हो गया आपके पास एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालो, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना आपको, n की वैल्यू पुट करनी है इस फार्मूले में बस। n अगर कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो मैं लिखूंगा एटमॉस्फेयर 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स। तो k की क्या यूनिट होगी, k की यूनिट आ गई आपके पास टाइम इनवर्स। ऐसे ही जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या हायर ऑर्डर के लिए आप निकाल सकते हो। सेकंड ऑर्डर में n की जगह क्या पुट कर दोगे 2, तो एटमॉस्फेयर 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स। तो एटमॉस्फेयर इनवर्स एंड टाइम इनवर्स। तो इस तरह से आप, और ये यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछी जाती है, मोस्टली आती हैं एग्ज़ाम में। और आप देखो एक चीज़ और क्या है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट पता करके हम ऑर्डर बता सकते हैं किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी, यानी कि बाय सीइंग द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट
वी कैन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि टाइम इनवर्स है तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। जैसे मैंने कह दिया मोल पर लीटर टाइम इनवर्स है तो आप कह दो कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ये एटमॉस्फेयर इनवर्स कह दिया तो एक आप कहोगे कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन आपके पास हो जाती हैं। तो आज के दो लेक्चर, इस लेक्चर में जो अभी तक ये दो टॉपिक कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग। ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से समझना है। मोलिकुलरिटी क्या होगी रिएक्शन की, कंसेप्चुअल है, यहाँ पे आप समझोगे। देखो बेटा क्या होगा, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन अभी बताऊंगा, बट एक बार समझो, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ना ये दो तरह की होती हैं। केमिकल रिएक्शंस होती हैं दो तरह की, टू टाइप्स। केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। और ये दो तरह की रिएक्शंस कौन सी हैं? एक तो होती हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एक तो है आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शंस और दूसरी आपके पास हैं कम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो दो तरह की रिएक्शन हुआ करती हैं आपके पास, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कौन सी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है और कौन सी कम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, समझो एक बार। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती हैं जो एक सिंगल स्टेप में हो जाती हैं कंप्लीट। आर दोज केमिकल रिएक्शंस which take place in single step। जो एक ही स्टेप में हो जाती है ना उन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। मोलिकुलरिटी में डिफाइन करूंगा बट उससे पहले ये समझो एक बार, केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी? जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट में बदल जाए, एक सिंगल स्टेप में वो रिएक्शन पूरी हो जाए। कम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती हैं? विच डू नॉट टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, विच डू नॉट टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। जो रिएक्शन एक स्टेप में पूरी नहीं होती उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। और मान लिया कि कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे मैंने कहा कि ए से प्रोडक्ट बना, इसमें ये जो रिएक्शन है इसमें एक स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर कोई इसमें दूसरा स्टेप है और फिर तीसरा स्टेप है। मान लिया इस केमिकल रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं। कम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होगी, विच डू नॉट टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। इसका मतलब एक से ज़्यादा स्टेप में होगी। जैसे रिएक्शन सपोज एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि 3 स्टेप में हुई, तो जो हर अलग अलग स्टेप हो गया, इसका हर अलग अलग स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप हम बोल लेंगे। ईच डिफरेंट स्टेप इन कम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री स्टेप। हर कम्प्लेक्स रिएक्शन में जो अलग अलग स्टेप हो गए ना, हर स्टेप को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री स्टेप बोलेंगे या एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि एक सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन होती है वो एलिमेंट्री होती है। तो मैंने कहा कि अगर डिफरेंट स्टेप में कोई रिएक्शन होती है, एक स्टेप में नहीं कई सारे स्टेप में, तो जैसे ये फर्स्ट स्टेप भी एलिमेंट्री है, सेकंड स्टेप भी एलिमेंट्री है, थर्ड स्टेप भी इसका क्या है? एलिमेंट्री है। यहाँ तक आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, कोई ज़्यादा मुश्किल बात इसमें है नहीं। अब देखो, ये तो बताया है रिएक्शन दो तरह की होती है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता है ना, सपोज रिएक्टेंट कोई भी हो और वो प्रोडक्ट में बदलेगा, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलेगा ना, वो आपस में कोलाइड करेंगे ना। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, तो वो प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। यानी कि मैं कहूँ कि ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में अगर कोलाइड करेंगे एक साथ, तभी वो प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। मोलिकुलरिटी रिएक्शन की क्या होगी?
मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। समझना बड़ी आसान डेफिनेशन है। रिएक्टेंट के जितने भी चाहे एटम हो, चाहे आयंस हो, चाहे मोलिक्यूल्स हो, वो आपस में एक साथ टकराएं और टकराने के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाए, वही रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होती है। देखो एक बार, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स विच कोलाइड, कोलाइड का क्या मतलब होता है? टकराना आपस में एक दूसरे के साथ। तो नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल विच कोलाइड साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। जैसे ये 3 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं तो ये एक साथ टकराए आपस में। ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ टकराए और फिर ये 2 इसके साथ टकराए, ये तीनों एक साथ टकराए एक ही बार में, उसको साइमल्टेनियसली बोलेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल विच कोलाइड साइमल्टेनियसली विद ईच अदर टू चेंज इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स। तो रिएक्शन की क्या हो जाएगी? मोलिकुलरिटी हो जाएगी। बड़ी आसान भाषा में यह बात है बेटा, किसी भी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट हैं, चाहे वो एटम्स हो, चाहे आयंस हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, वो आपस में एक साथ टकराएं एक ही बार में, तभी वो प्रोडक्ट में बदल पाएंगे, तो वो रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होगी। जैसे अगर मैं कहूं कि ये रिएक्टेंट है कोई, इसका एक ही मॉलिक्यूल है ताकि वो प्रोडक्ट में बदल पाए। दो मॉलिक्यूल हैं तो मैं ये कहूंगा कि रिएक्शन बाई मोलिकुलर हो जाएगी। मतलब रिएक्शन देखो, मोलिकुलरिटी के हिसाब से रिएक्शन या तो हो जाएंगी यूनिमोलिकुलर। भाई यूनि का मतलब होता है एक ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेंगी मोलिकुलर। ऐसे जैसे बाई मोलिकुलर रिएक्शन हो जाएंगी। बाई मोलिकुलर मतलब, बाई का मतलब होता है 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेंगे। ऐसे ही टर मोलिकुलर, टर मीन्स 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। देखो रिएक्शन बताई हैं 2 तरह की होती हैं केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट्री एंड कम्प्लेक्स। एलिमेंट्री सिंगल स्टेप में होंगी और कम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं। हर स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन का एलिमेंट्री स्टेप बोला जाएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन बोली जाएंगी। अब उसके बाद मैंने रिएक्शन की, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना मोलिकुलरिटी को डिफाइन किया है। अब हम मोलिकुलरिटी पढ़ेंगे किसमें? सिंपल जो रिएक्शन है एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि मैंने जो आपको मोलिकुलरिटी बताई है, मोलिकुलरिटी की डेफिनेशन बताई है, अब इस मोलिकुलरिटी को अप्लाई करेंगे हम एलिमेंट्री रिएक्शन में और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। बड़े ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट यहीं से बिल्डअप होगा आपका। देखो ध्यान से अब समझना कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में आपकी होती है। अब देखो जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिख दिया, O2F2 ये बदल गया ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। अब देखो ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जांपल बताया मैंने। अब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल हैं? 1। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? यूनिमोलिकुलर हो जाएगी, यूनिमोलिकुलर। अब मैं अगर इसका रेट लॉ लिखूं ना, इस रिएक्शन का रेट लॉ में मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू के O2F2 और इसकी पावर कितनी लिखूंगा? 1। अब देखो समझने वाली बात ये आ गई कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, जैसे इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इसका ऑर्डर भी 1 है, यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती हैं उसका ऑर्डर आप कहां से बता सकते हो? उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको देख के बता सकते हैं। समझाने के लिए हिंदी में लिख रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, आप समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन का
ऑर्डर वही होगा जो रिएक्टेंट का स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वही होगा जो रिएक्टेंट का स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट देख के बता सकता हूं कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। और देखो एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया भाई HI, एलिमेंट्री रिएक्शन बता रहा हूं, पहले बात चल रही है एलिमेंट्री रिएक्शन की। जैसे मैंने लिख दिया HI और ये बदल गया H2 प्लस I2 में, ये है भाई एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर मैं इसका रेट ला लिखूं तो मैं रेट ला तो डायरेक्ट इसको देख के बता सकता हूं, रेट इज इक्वल टू K एंड HI इसकी पावर 2। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की आप मोलिकुलरिटी देखना, मोलिकुलरिटी कितनी है इस रिएक्शन की, मोलिकुलरिटी इसकी है 2, यानी कि ये रिएक्शन क्या है, बाई मोलिकुलर है। क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हम स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के ही बता सकते हैं। जो भी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ना, जैसे इसका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये 2 है, तो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होगा ना एलिमेंट्री रिएक्शन का जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही उसकी मोलिकुलरिटी होती है और वही रिएक्शन का ऑर्डर भी होता है। तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या है, 2 है, तो ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। और अगर कोई इसका ऑर्डर पूछ ले आपको तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हुई है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो बेटा कंक्लूजन ये है, एलिमेंट्री रिएक्शन का जो रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होगी वही रिएक्शन का ऑर्डर होगा। और उसको हम कहां से देख के बताएंगे, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। यानी कि ऑर्डर इज इक्वल टू मोलिकुलरिटी, और इसको हम कहां से देख के बता सकते हैं, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के हम बता सकते हैं। ये बात किसकी है, ये बात है भाई एलिमेंट्री रिएक्शन की। अब देखो मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, एलिमेंट्री रिएक्शन वाली बात पूरी हो चुकी। अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया Br नेगेटिव आयन 5 प्लस ब्रोमेट आयन BrO3 प्लस 6H प्लस आयन, और ये बदल जाते हैं जैसे 3 मोल ऑफ Br2 प्लस 3 मोल ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो गए, जैसे ये रिएक्शन है। अब इसमें आप देखोगे कि रिएक्टेंट के कितने स्पीसीज हैं बेटा, रिएक्टेंट के आप देखोगे इसमें 5 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पर 6 इधर, टोटल 12 आयन्स हैं। अब देखो क्या होता है कि ये 12 आयन एक साथ टकरा नहीं सकते, यानी कि साइमल्टेनियसली these 12 ions cannot collide with each other to change into product। तो ये रिएक्शन कंप्लेक्स रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कंप्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि एक साथ ये 12 आयन्स कोलाइड करके प्रोडक्ट में नहीं बदल सकते, तो ये कंप्लेक्स रिएक्शन हो जाती है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगी। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं जो कंप्लेक्स रिएक्शन है ना, कंप्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी और उसका ऑर्डर आप कैसे बताओगे। तो कंप्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर, कंप्लेक्स रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है ना उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, देयर इज ओवर ऑल नो सिग्निफिकेंस ऑफ मोलिकुलरिटी ऑफ कंप्लेक्स रिएक्शन। और कंप्लेक्स रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी या ऑर्डर है वो उसके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के नहीं बताया जा सकता। मैं नोट लिख देता हूँ यहाँ पे हिंदी में समझाने के लिए कि कंप्लेक्स रिएक्शन जो हैं, कंप्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख कर नहीं बताया जा सकता।
ये चीज़ ध्यान रखना कि जो कम्प्लेक्स रिएक्शन है उसकी मोलिकुलरिटी और ऑर्डर आप स्टीसियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख के नहीं बता सकते, तो फिर कैसे बताओगे? तो कम्प्लेक्स रिएक्शन का ना हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, और मैकेनिज्म में अलग अलग क्या होंगे, इसमें मैकेनिज्म में डिफरेंट स्टेप्स होंगे। मैकेनिज्म में क्या होंगे? डिफरेंट स्टेप्स, मतलब एक से ज़्यादा स्टेप होंगे। इसमें अलग अलग जो स्टेप हैं, इनमें जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होता है बेटा? मतलब बहुत सारे जो स्टेप है ना, उसमें जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है, सबसे धीमा स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप जो होगा, धीमा स्टेप, उस स्लोवेस्ट स्टेप की जो मोलिकुलरिटी होगी वही तो रिएक्शन की मोलिकुलरिटी हो जाएगी, वही रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ इसको यहाँ पे कि कम्प्लेक्स रिएक्शन में, इन कम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी इज सेम एज ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप एंड सेम इज ऑर्डर, और वही रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल कर रहा हूं, देखो ये रिएक्शन है भाई, एक N2O5 प्रोडक्ट में बदल गया 4NO2 प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसमें देखोगे कि मैं इसका ना रेट ला लिख रहा हूं बेटा, इसका मैंने क्या लिख दिया, रेट ला में इसका लिख रहा हूं। तो मैं रेट ला में लिखूंगा रेट इज इक्वल टू के N2O5, इसकी पावर लिखी मैंने 1। यहाँ स्टीसियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 2 है, तो इसको देख के तो हम नहीं बता सकते ना ये रिएक्शन है भाई इसकी क्योंकि रिएक्शन कम्प्लेक्स है। यहाँ ऑर्डर इसकी पावर लिखी है 1, ये रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर की है, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी इसकी रिएक्शन की? फर्स्ट ऑर्डर है, और ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर क्यों है? क्योंकि ये रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल दिखा रखे ना, इन पे डिपेंड नहीं करती, ये रिएक्टेंट के सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती। तो इसके लिए हमें रिएक्शन का क्या देखना पड़ता है? मैकेनिज्म देखना पड़ता है। तो जैसे ये रिएक्शन है आपके पास, ये 2 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट इसका है कि N2O5 का एक मॉलिक्यूल पहले बदल गया है NO2 प्लस NO3 में बदल गया, और ये इसका स्लो स्टेप है, जो धीमा स्टेप है। दूसरा जो स्टेप है, स्टेप सेकंड में मैं लिखूंगा कि N2O5 के देखो 2 मॉलिक्यूल यूज कर रखे हैं। यहाँ धीमे मॉलिक्यूल, जो धीमा स्टेप है उसमें एक मॉलिक्यूल खर्च हो गया, एक मॉलिक्यूल यहाँ खर्च होगा। और इसमें आप देखो कोई ऐसी चीज है जो प्रोडक्ट में नहीं दिखा रखी, ये इसके प्रोडक्ट हैं NO2 और ऑक्सीजन। तो ये जो है ना, ये प्रोडक्ट में नहीं दिखा रखा, तो ये ना इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, ये बीच में ही खत्म हो जाएगा, यानी कि दूसरा जो मॉलिक्यूल बचेगा इसके साथ ये रिएक्शन करेगा, तो ये बनाएगा 3NO2 प्लस ऑक्सीजन। और ये वाला जो स्टेप है ना, ये फास्ट स्टेप है। अब जो रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन हमेशा डिपेंड करती है स्लोवेस्ट स्टेप पे। धीमा स्टेप देखना आपको, ये फास्ट स्टेप नहीं देखना। कम्प्लेक्स रिएक्शन में रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देखते हैं, और उस रिएक्शन में जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा ना, उस स्लोवेस्ट स्टेप की जो मोलिकुलरिटी होगी वही रिएक्शन की ओवरऑल मोलिकुलरिटी बन जाएगी, और वही रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। अब जैसे इसका स्टीसियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, बट ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन यानी कि रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या है? 1 है, और इसका ऑर्डर कितना है? रिएक्शन का ऑर्डर भी इसमें 1 है। तो हम रिएक्शन को ऐसे देख के नहीं बता सकते जो कम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, यानी कि आप इसको बाइमोलिकुलर रिएक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं इसका। तो जो कम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं उसमें अलग अलग स्टेप में रिएक्शन होती है। जैसे इसमें 2 स्टेप हैं, तो 2 एलिमेंट्री रिएक्शन होगी इसमें। तो हमें क्या करना होगा? सबसे धीमा स्टेप देखना होता है। जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसकी जो मोलिकुलरिटी होगी वही रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ नोट में, स्लोवेस्ट जो स्टेप होगा आपको वही देखना है, और स्लोवेस्ट स्टेप की जो मोलिकुलरिटी होगी, स्लोवेस्ट स्टेप की जो मोलिकुलरिटी हो जाएगी वही रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी उधर सेम हो जाएंगे।
तो बेटा आपने यहाँ ये सीखा मोलिकुलरिटी में। मोलिकुलरिटी क्या होती है रिएक्शन की? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आयन या मोलिक्यूल जो आपस में कोलाइड करते हैं एक साथ और वो प्रोडक्ट में बदल पाते हैं। फिर मैंने बताया रिएक्शन दो तरह की होती हैं, एलिमेंट्री एंड कम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होती है और एलिमेंट्री रिएक्शन की मोलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम होते हैं और उनको हम कहाँ से देख के पता कर सकते हैं? जो रिएक्टेंट का स्टिशियोमेट्री कोफिशिएंट होता है उसको देख के ये हम बता सकते हैं, क्योंकि जो स्टिशियोमेट्री कोफिशिएंट होगा वही रिएक्शन का ऑर्डर होगा और वही रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होगी। कौन सी रिएक्शन की? एलिमेंट्री रिएक्शन की। अब आ जाओ कम्प्लेक्स रिएक्शन पे। कम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मोलिकुलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसके लिए हमें रिएक्शन के अलग अलग स्टेप पे जाना होगा। उन स्टेप्स में जो सबसे धीमा स्टेप होगा ना वही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप को हम और क्या बोल सकते हैं? ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा ना धीमे स्टेप पे डिपेंड करता है, स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा और स्लोवेस्ट स्टेप की जो मोलिकुलरिटी होगी वही रिएक्शन का ऑर्डर होगा। जैसे कोई एक बेसिक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। जैसे कि कोई एक साइकिल की फैक्ट्री है, साइकिल बनाने वाली फैक्ट्री, और मैं कहूँ कि एक दिन में भाई 100 साइकिल बनाने हैं, तो अब क्या करते हैं कि फैक्ट्री वाले 100 साइकिल बनाने के लिए टायर कितने चाहिए? इसको 200 टायर चाहिए। मतलब फैक्ट्री का एक जो हिस्सा है, मतलब फैक्ट्री में अलग अलग पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन 200 टायर बना देता है। साइकिल के हैंडल बनाने हैं तो कितने हैंडल बनाएंगे? 100 हैंडल बनेंगे तभी तो 100 साइकिल बनेंगी, 200 टायर बनेंगे तभी 100 साइकिल बनेंगी। और मैं कह रहा हूं कि जो साइकिल की पैडल हैं, पैडल अगर देखो 100 बन जाएंगे तो 100 साइकिल तैयार हो जाएंगी। मैं अगर ये कहूँ ना पैडल 80 ही बने, यानी कि एक फैक्ट्री है साइकिल की फैक्ट्री, उसमें 3 अलग अलग हिस्से हैं। एक हिस्से में 2 टायर बनाए जा रहे हैं, दूसरे हिस्से में हैंडल बनाए जा रहे हैं, तीसरे हिस्से में 3 अलग अलग पोर्शन है फैक्ट्री के, तीसरे हिस्से में पैडल बनाए जा रहे हैं। तो देखो अगर 200 टायर बन जाएं, 100 हैंडल बन जाएं और 100 पैडल बन जाएं तो साइकिल 100 बनेंगे। बट अब इसमें क्या है, पैडल 80 ही बन पाए, तो आप कह सकते हो साइकिल कितनी बनेगी? साइकिल बेटा आपकी 80 ही बनेगी। इसमें जो टायर बच गए ना आपके फालतू, और इसमें जो 20 हैंडल बच गए फालतू, वो फालतू ही पड़े रहेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा ना ये फैक्ट्री का वो हिस्सा है जो धीमे काम कर रहा है, स्लो चल रहा है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है इस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। तो रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है वही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उसी को देख के हम रिएक्शन की मोलिकुलरिटी बताते हैं और उसी को देख के हम रिएक्शन का ऑर्डर भी बताते हैं। तो आज के रिएक्शन में हमने क्या सीखा बेटा? एक तो हमने न्यूमेरिकल निकालने सीखे हैं, ऑर्डर निकालने सीखा हमने रिएक्शन की, कंसंट्रेशन बदलने से ऑर्डर कैसे निकालोगे। दूसरा आपको बताया है, यूनिट बताई है रेट कांस्टेंट की, फार्मूला बताया, फार्मूला के बेस पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोलिकुलरिटी बताई है एलिमेंट्री रिएक्शन की और कम्प्लेक्स रिएक्शन की। कल वाले टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे बेटा। मतलब लेक्चर स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे तो सारे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। कहीं भी कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो या आप कॉल भी कर सकते हो।